हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला समरी सीरीज। यहाँ पर आज हम अपनी सिविक्स का लास्ट चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स को कंप्लीट करके सिविक्स को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और इसके बाद शुरू करेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, चलो डेमोक्रेटिक राइट्स हमारा 5th चैप्टर है। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में राइट्स की ज़रूरत क्या है, कितने टाइप के राइट्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं। ठीक है, और हर एक राइट को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर में बेसिकली राइट्स के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एज यूजुअल केस स्टडीज़ हैं। पहली है ग्वांटानामो बे की। ठीक है, ये हमें क्या बता रही है, अमेरिका में एक बार अटैक होता है जहाँ पर मतलब उसको एक टेररिस्ट अटैक जैसे देखा जाता है और बहुत सारी अलग अलग देशों से कई सारे लोगों को उठाकर रैंडमली यूएसए की जो फोर्सेस होती हैं वो कहाँ, ग्वांटानामो बे नाम की एक जगह पर उनको प्रिजन के अंदर भर देती हैं। ठीक है, ना तो वहाँ पर उनके लिए कोई लॉयर्स अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, ना तो उनकी कोई बात सुनी जाती है, उनके पास कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं होते और साथ में जहाँ से लोगों को उठाया गया, ठीक है, मतलब जहाँ से लोगों को प्रिजनर बनाया गया, वहाँ की गवर्नमेंट्स को भी उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। ठीक है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई उठाकर ले जाए और कहीं पर बंद कर दे और बोले कि आप इस पर्टिकुलर अटैक में एक पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति हो। ठीक है, और हम आपकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कुछ हुआ बहुत सारे लोगों के साथ ग्वांटानामो बे में। ठीक है, प्रिजनर्स को टॉर्चर किया गया, उनको रिलीज़ नहीं किया गया। इवन जब ये प्रूव हो गया कि ये गिल्टी नहीं है उसके बाद भी उनको रिलीज़ वहाँ से नहीं किया गया। बीच में यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन करने की कोशिश की लेकिन उसको भी यूएस ने एंटरटेन नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत इनह्यूमन जैसा एक काम हो रहा था। राइट, हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या नहीं था, मतलब यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ राइट्स है। ठीक है, किसी भी चीज़ की वैल्यू कब समझ में आती है, जब उसका एब्सेंस होने लगता है। यहाँ पर हमें एब्सेंस समझ में आया राइट्स का। ठीक है, फिर सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। सऊदी अरेबिया में सिटीजन्स को राइट्स नहीं थे। सऊदी अरेबिया का केस आपको खतरनाक लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हेरिडिटरी किंग था जो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी प्रकार के इलेक्शंस यहाँ पर नहीं होंगे। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के अपॉइंटमेंट करने वाला व्यक्ति कौन था, ये हेरिडिटरी किंग ही था। ठीक है, तो कभी भी अपॉइंट कर सकता था, कभी भी हटा सकता था और किसी भी तरीके से उनके जो फंक्शंस हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता था। ठीक है, कोई भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो यहाँ पर अलाउड नहीं थी। मीडिया किंग के अगेंस्ट या उसका जो भी शासन है उसके अगेंस्ट कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकती थी, कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकती थी। नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन। फ्रीडम का मतलब रिलीजन का कोई भी फ्रीडम नहीं था। इस्लाम वहाँ का रिलीजन था। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप प्राइवेटली अपने घर के अंदर अपने खुद का रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बाहर आप निकलेंगे तो आप अपने रिलीजन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो इस्लाम नहीं है तो। और वुमेन के ऊपर ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, ये कहाँ की कंडीशन थी, सऊदी अरेबिया की। फिर इसके बाद हम चलते हैं कोसोवो। कोसोवो नाम की एक जगह जहाँ पर क्या हुआ, एथनिक मैसेकेयर हुआ। मतलब कंट्री में रहने वाले सारे लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा था जिसका नाम था अल्बेनियंस। ठीक है, अल्बेनियंस लोग जो थे उनको परेशान किया जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन के बाद एक ऐसा व्यक्ति इलेक्ट होकर आ जाता है जो सर्ब था। सर्ब मतलब अगेन एक कम्युनिटी का नाम है। ठीक है, उसको समस्या ये थी कि वो चाहता था कि सर्ब्स जो है वो डोमिनेट करें कोसोवो को, ना कि अल्बेनियंस। राइट, जिसके कारण उसने क्या किया, उसने अल्बेनियंस को एलिमिनेट करने की कोशिश की, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उनको टॉर्चर करने की कोशिश की। ठीक है, बहुत ब्रूटली उनको मारा गया। ठीक है, अब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि स्पेसिफिक केस स्टडी से सवाल नहीं आता है। चलो, अब ये हमने केस स्टडीज़ देख ली, पर हम इनसे जानना क्या चाह रहे थे, ये राइट से कैसे रिलेटेड है। सबसे पहले केस स्टडी ग्वांटानामो बे वाली यूएसए वाली हमको ये बताती है कि कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन्स को राइट्स नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वो दूसरी कंट्री के सिटीजन्स थे इसलिए उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो एक तरीके से आप सोच सकते हो कि चलो पढ़ लिया हमने केस स्टडी। सऊदी अरेबिया में तो वहीं के लोगों को, अपने खुद के लोगों को ना तो इलेक्शन का अधिकार था, ठीक है, और ना ही किसी और प्रकार के राइट्स थे। अपने ही सिटीजन्स के साथ एक व्यक्ति, एक किंग जो वहाँ पर आया वो गलत कर रहा है। ठीक है, और तीसरा ये तो और भी खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन हुआ है, मेजॉरिटी मिली है एक व्यक्ति को, वो आया और उसके बाद उसने लोगं को हटाना चालू कर दिया, लोगों को मैसेकेयर करना चालू कर दिया। ठीक है, मतलब चाहे दूसरी कंट्री हो, अपनी खुद की कंट्री हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो, इलेक्शन होते हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर लोगों के पास राइट्स नहीं है और उन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है तो आप नहीं कह सकते कि एक ट्रू डेमोक्रेसी बन रही है। ठीक है, या लोग अपनी डिग्निटी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। राइट, तो चलो ये थी हमारी केस स्टडीज़। अब समझते हैं राइट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। दूसरे लोगों के साथ, ठीक है, दूसरे लोगों के संबंध में, सोसाइटी के संबंध में और एक सरकार के संबंध में
कुछ ऐसे रीजनेबल क्लेम्स जो एक व्यक्ति करता है, ठीक है, जो वो एक व्यक्ति चाहता है कि उसको कुछ ऐसे क्लेम्स आसपास के लोगों के, आसपास के एनवायरनमेंट के साथ होने चाहिए जो उसको डिग्निटी से रहने के लिए पावर देते हैं एक तरीके से, ठीक है। राइट्स के लिए कुछ कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, कुछ कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं दैट सारे लोगों के लिए इक्वली पॉसिबल होना चाहिए। जो राइट मुझे मिल रहा है वही राइट आपको भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है। अगर ये सारे लोगों के बीच में एक इक्वली पॉसिबल है तब तो उस चीज़ को राइट कहा जाएगा, अदरवाइज वो अधिकार नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हम उसको प्रिविलेज कहेंगे जो सिर्फ कुछ लोगों को मिल रहा है। राइट वो है, अधिकार वो है जो सारे लोगों को मिल रहा है। रीजनेबल क्लेम होना चाहिए, ठीक है। क्लेम्स तो आप कर रहे हैं राइट्स के रूप में समझते हैं, लेकिन रीजनेबल होने चाहिए। कुछ तो भी क्लेम नहीं कर सकते आप, है ना। मैं ये नहीं कह सकती कि कोई व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसको मार डालूंगी और उसका मुझे अधिकार होना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पसंद है कोई व्यक्ति तो मेरा अधिकार क्या है कि मैं चाहूँ तो मैं उससे बात ना करूँ, ठीक है। कोई व्यक्ति आ रहा है, मुझे नहीं पसंद, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं फ्रीली दूसरी जगह मूव कर सकती हूँ, ये मेरे अधिकार में है, ठीक है। लेकिन मेरे अधिकार में ये नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसको मार डालूँ, ठीक है, या मैं उसे परेशान करूँ। गेटिंग? रीजनेबल होना चाहिए आप जो भी क्लेम करना चाहते हैं। ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट अदर्स राइट, ठीक है। और अगर कोई भी अधिकार दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि क्या ये अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित है या वो दूसरे व्यक्ति को भी अधिकार प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या हम दो लोगों का अधिकार साथ में एग्जिस्ट कर सकता है? क्या हमारी पूरी सोसाइटी का, पूरी कंट्री का अधिकार साथ में एग्जिस्ट कर सकता है? अगर हाँ तो ही अधिकार दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। देन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, अधिकार को लोग, सोसाइटी में रहने वाले लोग ऑब्वियस समझते हो कि हाँ यार ये तो अधिकार में होना चाहिए, रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है, पहचानते हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और सैंक्शन बाय लॉ, अधिकार तभी बनता है, किसी के बोल देने से नहीं बनता। जब तक कंट्री का लॉ उसको सैंक्शन नहीं कर देता, उसको पास नहीं कर देता या उसको पहचान नहीं लेता, तब तक कोई भी क्लेम राइट नहीं बन सकता। तो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सोसाइटी उसको पहचाने, उसको रिकॉग्नाइज करे और साथ में लॉ जो है वो उसको सैंक्शन कर दे, तभी कोई भी क्लेम आपका जो है वो राइट बन सकता है, ठीक है। और लॉ कौन सा? कंट्री का लॉ, ये याद रखना। अब बताओ भाई डेमोक्रेसी में राइट्स की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोग बना रहे हैं अपने लिए, ठीक है। अब अगर हम अपने लिए गवर्नमेंट बना रहे हैं तो हमारी एक डिग्निटी है, हमको सिटीजन कहा जा रहा है। और ये सिटीजन अगर अपनी पूरी लाइफ एक सिस्टमेटिक तरीके से बिताना चाहता है, एज अ सिटीजन रहना चाहता है, फ्रीडम लेना चाहता है, तो उसके पास अधिकार होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ आप ये कह दो कि लोग वोट दे रहे हैं तो वो फ्री हैं, उनके पास सारे अधिकार हैं, नहीं। वोट देना हमारा खुद एक अधिकार है। सोचो अगर हमारा वोट देना अधिकार नहीं होता, राइट टू वोट हमारे पास नहीं होता, तो हम सारे लोग वोट भी नहीं दे पा रहे होते, वहाँ पर भी प्रिविलेजेस चल रहे होते और कुछ लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा होता, ठीक है। माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी के ऑपरेशन से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी में अधिकार हो। सिर्फ माइनॉरिटी क्यों, मेजॉरिटी की बात क्यों नहीं करें? क्योंकि डेमोक्रेसी बनती ही मेजॉरिटी से है, ठीक है। इसलिए वो तो डेमोक्रेसी में सेफ रहेंगे, ठीक है, या उनके साथ कुछ गड़बड़ होने के चांसेस कम है। ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस किसके साथ है? माइनॉरिटी के साथ। तो हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से राइट्स देते हैं। टू लिमिट गवर्नमेंट्स एक्शन, और असल में जो आपके राइट्स हैं, सिटीजन्स के राइट गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन का काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब मुझे जानकारी लेने का अधिकार है गवर्नमेंट से, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कुछ तो भी करेगी और सोचेगी कि उससे कोई सवाल नहीं करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं एज अ सिटीजन सवाल कर सकती हूँ और गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन है कि मेरे सवाल का जवाब उसको देना पड़ेगा, राइट। चलो अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके अलावा भी राइट्स होते हैं, उनकी बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये है उन 6 फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट। डिटेल्स देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी क्या है? राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। अगर हम बात करते हैं तो इसमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ आता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आता है। सारे लोग लॉ की नज़र में एक बराबर हैं और लॉ सबको एक जैसा ट्रीट करेगा। जितने लोग इक्वल कंडीशन में हैं उन सबको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा। गेटिंग? और इन्हीं से मिलकर बन जाता है आपका रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ सबके लिए एक समान है, ठीक है। चाहे एक रिक्शा वाले की बात हो रही हो, चाहे एक 15 साल के बच्चे की बात हो रही हो, या 50 साल के व्यक्ति की बात हो रही हो, या प्रेसिडेंट की बात हो रही हो, सबके लिए लॉ एक बराबर है, ठीक है। और लॉ सबके लिए एक बराबर है, सारे लोग लॉ के लिए भी एक बराबर है। गवर्नमेंट और सिटीजन्स जो हैं, ठीक है, ये किसी भी दूसरे सिटीजन को, मैं एज अ सिटीजन या गवर्नमेंट किसी भी दूसरे सिटीजन को क्या नहीं कर सकती? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती 5 ग्राउंड्स पर। ये 5 ग्राउंड्स क्या हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ।
सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, इसके अलावा अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए भाई? पब्लिक प्लेसेस पर या पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने में आप किसी को रोक नहीं सकते या सरकार किसी को नहीं रोक सकती अगर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बना है। ठीक है, सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स को हम कहते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी या सरकारी जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। सारे लोगों को इक्वली अधिकार है कि जाके वो ऐसी जॉब्स के लिए क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ऐसी जॉब्स को मांग सकते हैं अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि एलिजिबिलिटी क्यों रखी फिर, अरे भाई एलिजिबिलिटी तो आपको उस पोजीशन के लायक बनाने के लिए रखी है। ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एलिजिबिलिटी सबके लिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, बट अगेन अब आप रिजर्वेशन की बात अगर यहाँ पर करेंगे तो रिजर्वेशन को रीजनेबल ग्राउंड्स पर लगाया गया है। ठीक है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया है क्योंकि अनटचेबिलिटी जो है वो इक्वालिटी के अगेंस्ट काम करती है, छुआछूत की जो है। ठीक है, और हमने अनटचेबिलिटी को क्या बना दिया, एक पनिशेबल ऑफेंस कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है किसी भी फॉर्म में समझ आया तो उसको ऑफेंस माना जाएगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, चलो राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। फ्रीडम का मतलब होता है कि रोक टोक ना होना। ठीक है, रेस्ट्रेंट्स या इंटरफेरेंस ना होना, उसको ही हम कहेंगे फ्रीडम। राइट, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ 6 पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं, 6 राइट्स ऐसे दिए गए हैं जहाँ पर आपको फ्रीडम समझाया गया। जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोल सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो किसी भी तरीके से। देन एसोसिएशंस या यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं आप। ठीक है, पीसफुल तरीके से आप असेंबल हो सकते हैं, लोगों से मिलजुल सकते हैं बिना आर्म्स के, बिना हथियारों के। इंडिया में फ्रीली मूव कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, और किसी भी प्रकार का बिजनेस या प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हैं। बट ये सारे फ्रीडम आपको दिए गए हैं, लेकिन इन सब के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। क्यों लगाए गए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस? कि अगर आपको बोला गया कि भाई आपके पास बिजनेस का या प्रोफेशन का अधिकार है तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं स्मगलर हूँ, आपने तो दिया है ना अधिकार, मैं तो कर रही हूँ स्मगलिंग, क्या दिक्कत है? दिक्कत है वो अगर रीजनेबल अनरीजनेबल काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर एप्लीकेबल। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं। ठीक है, मतलब इन पर रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गए। ठीक है, चलो, कोई भी व्यक्ति को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस इट इज़ स्टैब्लिश्ड बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ, है ना। किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ से डिप्राइव करना गलत है, उसके राइट्स के अगेंस्ट है। लेकिन कोई एक व्यक्ति जो कोई हीनियस क्राइम करता है जिसको फांसी की सज़ा मिलती है, तो अगर उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी तो हम लाइफ ले रहे हैं, है ना। बट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक लॉ, एक प्रोसीजर बनी हुई है लॉ के द्वारा जो ये जस्टिफाई करती है कि इस व्यक्ति को फांसी मिलनी चाहिए। ठीक है, चलो, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट भी कुछ राइट्स होते हैं। कैसे राइट्स होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिना वजह बताए, अरेस्ट वारंट बिना दिखाए किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नियर बाय मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा लॉयर, अगर आप चाहते क्या है, कोई भी व्यक्ति इसको अरेस्ट किया जाएगा वो चाहेगा कि उसको लॉयर की एक फैसिलिटी मिले, कम से कम उसको अपॉर्चुनिटी मिले एक लॉयर को हायर करने की। ठीक है, और साथ में उसको ये नहीं बोला जाएगा कभी भी कि आप अपने अगेंस्ट गवाही दो। ठीक है, एक क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपके राइट्स अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन के अंदर आते हैं। अरेस्ट का मतलब आप क्राइम कर चुके हैं या आपके ऊपर सस्पिशन है कि आप करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया गया है। डिटेंशन का मतलब है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब होता है कि लग रहा है कि आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी हिस्ट्री वैसी है। ठीक है, आपकी पुरानी हरकतें वैसी रही हैं, तो आपको उठाकर पहले ही बंद कर देंगे कि भाई कोई ऐसा समय आ रहा है जब आप कंडीशंस बनाकर क्राइम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिटेंट कर लिया जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण, उसके अगेंस्ट कि किसी भी व्यक्ति को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर स्पेसिफिकली 2 चीज़ें आती हैं। एक तो है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को ट्रैफिक करना यानी उनको खरीदना या बेचना। ठीक है, जनरली ये इमोरल पर्पसेस के लिए ही होगा, बच्चों को किडनैप करना या प्रोस्टिट्यूशन में जाना, डालना लोगों को, ये सारी चीज़ें। ठीक, बेगार मतलब या फोर्स लेबर, किसी भी व्यक्ति को फोर्स करना कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करेंगे, मुफ्त में या बहुत ही कम मीगर इनकम में, मीगर वेजेस में काम करेंगे। ठीक है, अभी ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से है। पहले के समय पे ज़मींदार जो थे, अगर उनसे कर्जा ले लिया, नहीं चुका पा रहे हो, तो अब आप उनको, उनके घर पे आपको हमेशा मुफ्त में काम करना पड़ेगा या बहुत कम इनकम पे काम करना पड़ेगा, तो इसको भी बंद किया गया। चाइल्ड लेबर की बात की जाती है।
चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है भाई, 14 ईयर से छोटा कोई भी बच्चा किसी भी हजार्डस फैक्ट्री में, हजार्डस जॉब में काम नहीं करेगा, ठीक है। वो किसी प्रकार की केमिकल इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है, माइनिंग हो सकती है, डाइंग और टाइंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनमें भी आप क्या नहीं कर सकते, 14 ईयर से छोटे बच्चे को नहीं रख सकते काम पर, ठीक है, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर कहलाएगा। समझ गए? चलो अब बढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की तरफ। रिलीजन का अधिकार सबको है, ठीक है, क्योंकि रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, आप चाहे जैसा अपने रिलीजन के साथ अपना जो रिलेशन है उसको रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें समझना जरूरी है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री का जो मतलब हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है या हमारी पूरी जो कंट्री है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कोई भी रिलीजन नहीं है, ठीक है। वो कभी भी ये नहीं बोल सकती कि हम इस रिलीजन के हैं या ये हमारा रिलीजन है। पर्सनली जो लोग वहाँ पर बैठे हैं उनके अपने रिलीजन्स हो सकते हैं, लेकिन सरकार का, पूरे देश का कोई एक रिलीजन नहीं होगा, तभी हम उसको सेक्युलरिज्म कहते हैं, ठीक है। पर वो कभी मना भी नहीं करते कि लोग अपने रिलीजन को फॉलो ना करें, चलेगा, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है करो, आपका पर्सनल मैटर है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट द रिलीजन। प्रोफेस का मतलब क्या है, आप अपने भगवान के साथ कैसा रिलेशन बना के रखते हैं, ये आपका इंटरनल मैटर है, ठीक है। प्रैक्टिस, जितने भी रिचुअल्स होते हैं आप जैसे चाहे उनको वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोपागेट, यानी कि मेरा रिलीजन कैसा है मैं लोगों को बता सकती हूँ, ठीक है, जो अच्छी चीज़ें हैं मैं उनको प्रमोट कर सकती हूँ। इसमें कहीं से भी ये नहीं आता कि मैं किसी को कन्वर्ट करने का अधिकार रखती हूँ अपने रिलीजन में, ठीक है। चलो हाँ, वो इन्फ्लुएंस होकर खुद कन्वर्ट हो जाए उसकी खुद की मर्जी से, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न, लेकिन मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती कन्वर्ट होने के लिए। मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, सारे रिलीजन्स को अधिकार है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को जैसे चाहो वैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जो भी त्यौहार आप मनाते हो, जो भी ओकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जैसे चाहे उनको वैसे मैनेज कर सकते हो। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सरकारी स्कूल जितने भी हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें किसी भी प्रकार के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते। प्रेयर भी कराई जाएगी तो इन जनरल प्रेयर कराई जाएगी, ठीक है, जो सही है। कोई भी एक रिलीजन की प्रेयर नहीं कराई जाएगी और कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता, सबके लिए हॉलीडे दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है तो वो भी स्टेट की भाषा के अंदर आता है, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देखते हैं। लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज़ नीड स्पेशल प्रोटेक्शन। अगेन हमने माइनॉरिटी की बात की, क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी है उसका रिलीजन ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसके ख़त्म होने के या उसके कम होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिस्टिंक्ट है, अलग है, ठीक है, जिनका कल्चर अलग है, बहुत कम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अधिकार है कि आप अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना रिलीजन, सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिसके लिए इनको कुछ अलग से राइट्स दिए गए। कैसे राइट्स दिए गए भाई? कंजर्व करना है जिस भी प्रकार से आप करो। आप चाहो कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये सारी चीज़ें सिखाओ तो आप उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, ठीक है। उनको ऐसे माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल रही हैं, वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकती हैं, उस पर कोई मना ही नहीं है, ठीक है। चलो, मतलब जैसे मान लो गुरुद्वारा में अगर बच्चों को संडे के दिन बुलाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है, तो वहाँ पर वो अपने सिखिज़्म के बारे में, सिख रिलीजन जो है उसके बारे में सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, ठीक है। वहाँ कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं आप इस रिलीजन के बारे में क्यों सिखा रहे हो, अरे वो है ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ तो सिखाएंगे ना। गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, ठीक है। लास्ट पे चलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडी का मतलब होता है इलाज, ठीक है। कैसा इलाज? जो कॉन्स्टिट्यूशन बना चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होता, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं होता, तो बाकी ऊपर के 5 राइट्स का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है और कहता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप उसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। आपको नीचे वाले कोर्ट से जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो हाई कोर्ट चले जाओ, आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ठीक है। इनको एनफोर्सेबल और जस्टिसेबल ट्रू सेंस में कौन बनाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि ये किसने कहा था। ये जो स्टेटमेंट है दैट आर्टिकल 32 और द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा था? कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इस राइट के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट्स इशू कर सकते हैं। रिट्स क्या है भाई? स्पेशल ऑर्डर्स, एक तरीके से हम कहेंगे, डॉक्यूमेंटेशंस जो होते हैं उसमें लिख कर भेजा जाता है, सामान भेजा जाता है
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ और इसमें कोई भी रिट इशू की जा सकती है बाय द कोर्ट्स, तो इशू उनको किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और PIL क्या है, इसमें एक एक्सटेंडेड वर्जन हम एक तरीके से देख सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन लोगों के लिए जो लोग खुद अपने लिए जस्टिस की डिमांड नहीं कर पाते किसी भी वजह से। ठीक है, तो कोई दूसरा व्यक्ति एज अ ह्यूमन चाहे तो उनके लिए जस्टिस की डिमांड कर सकता है थ्रू PIL। PIL हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि भाई क्या सिर्फ हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं? नहीं, हमारे पास और भी राइट्स हैं, जैसे कि लीगल राइट्स। फंडामेंटल नहीं है, ठीक है, लेकिन इन लीगल टर्म्स लॉ की नज़र में इनको ज़रूरी माना जाता है, तो ये क्या है, लीगल राइट्स हैं आपके लिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन, इनको लीगल राइट्स में गिना जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं है, अलग से दूसरे पार्ट्स में, दूसरे आर्टिकल्स में मेंशन है। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब नहीं है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देन राइट टू वोट, अगर कोई आपसे कह दे कि भाई जो आपके पास इलेक्शन में राइट टू वोट है ये फंडामेंटल राइट है, नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसको मैंने इसलिए क्यों अलग से लिखा है, क्योंकि ये आपको MCQ में पूछ के कन्फ्यूज़ कर सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, और ह्यूमन राइट्स क्या है भाई, यूनिवर्सल मोरल क्लेम्स है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कंट्री ह्यूमन राइट्स माने ही माने, लेकिन मोरली इनको सही माना जाता है। अगर नहीं माना जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर, बाकी कंट्रीज़ आपका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं और आपकी जो इमेज है वो खराब, रेपुटेशन जो है वो खराब हो सकती है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स कैसे, जैसे ही आपका बर्थ एज ए ह्यूमन होता है, आपके पास कुछ अधिकार आ जाते हैं। ठीक है, डिग्निटी का अधिकार है, आपके पास जीने का अधिकार है, ये सारी चीज़ें क्या है आपके ह्यूमन राइट्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और यहीं पर हमारी सिविक्स भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप हिस्ट्री और सिविक्स का जो हम समरी देख रहे हैं एक तरीके से पूरे चैप्टर्स को, मैंने कोशिश की कि मैं ये जो छोटे छोटे लेक्चर्स बना लूँ 10 मिनट के, 15 मिनट के, 12 मिनट के, लेकिन मुझे एक बात समझ आई कि आपको ये 10, 12, 15 मिनट के वीडियोज़ यूट्यूब पर और भी मिल जाएंगे। लास्ट मोमेंट पर हमें सिर्फ चैप्टर को एक बार मोटी चीज़ें नहीं पढ़नी, हम आंसर राइटिंग के लिए भी पॉइंट्स ढूंढते हैं, और ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसलिए मैंने एक और बेनिफिट आपको देने की कोशिश की कि इनके PDFs आपको प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, चैप्टर समझ आ रहे हैं, सही तरीके से रिवाइज हो रहा है तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अब तक अगर आपने अनुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और स्टे ट्यून, क्योंकि कल से अब हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी को। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पहले काफ़ी सारा सिलेबस जो है हम उसको ख़त्म कर लेंगे। कोशिश की जाएगी कि आपको MCQs और मैप वर्क जो है वो भी प्रोवाइड करा दिए जाएँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।